हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो देखिए, आज एक नया टॉपिक दैट इज कैलेंडर, जो कि ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से दो। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और क्या रहता है बेसिकली कैलेंडर, आप नो डाउट सभी जानते हैं। कैलेंडर से जब भी कैलेंडर की बात आती है तो हमारी ये डे टू डे रूटीन का पार्ट है कैलेंडर, जिसमें हम डेज की बात करते हैं, हफ्तों की बात करते हैं, हम महीनों की बात करते हैं, हम सालों की बात करते हैं। तो बेसिकली कैलेंडर किन चीज़ों पे फोकस करके होता है? सबसे पहला पार्ट जो कैलेंडर का क्या रहता है? डे रहता है। ठीक है, दिन रहता है, कोई पर्टिकुलर दिन। मतलब कि टोटल जो है वो डेज की बात करें तो एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, एक वीक से हम इसको जो है वो समझते हैं। तो एक वीक से अगर हम समझे तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, ये आप सभी को पता है। संडे से लेके जो है वो सैटरडे तक ले लो, चाहे मंडे से लेके संडे तक ले लो। ठीक है, बेसिकली इस चीज में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये अलग अलग जगह के कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम इंडियन कैलेंडर में देखें तो आपको संडे पहले लिखा मिलेगा, बट एक्चुअली में मंडे जो है वो फर्स्ट डे ऑफ वीक माना जाता है। इसलिए माना नहीं जाता बल्कि है, क्योंकि जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, जो इंग्लिश कैलेंडर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर, उस जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर का जो पहला दिन था ना, मतलब 1/1/1, जब से ये कैलेंडर शुरू हुआ है, 1 जनवरी, पहला साल, वो एक्चुअल में मंडे था पहला दिन। इसलिए जो वो कैलेंडर के हफ्ते का पहला दिन मंडे होता है। तो हफ्ते में पहला दिन मंडे ही मेंशन किया होता है इंग्लिश कैलेंडर में, बट हमारे इंडियन कैलेंडर में संडे लिखा मिलता है। ठीक है, तो तीसरी बात हम बात करते हैं मंथ की। ठीक है, मंथ की। तो अगर मैं मंथ की डिवीजन करूं तो जो महीना है ना, वो बेसिकली किस किस में डिवाइडेड है? तो महीना 3 तरीके से रहता है। या तो महीना 28 दिन का होता है, ठीक है, या महीना 29 दिन का होता है। और ये दोनों बार कब होता है? जब फरवरी की बात आती है। अब 28 का कब होता है, 29 का कब होता है, वो मैं साल वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा जब हम ईयर्स डिस्कस करेंगे ना। ये बात आपको वैसे पता ही है। ठीक है, तो फरवरी का महीना 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं, तो असल में हम छोटे होते जब भी हम सीखते थे जनवरी फरवरी, तो ऐसे बताया जाता था ना कि ऊपर वाला जो वो 30 31 का होता है, फिर 30, फिर 31, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई पे छोड़ते थे और अगस्त से शुरू करते थे, तो जुलाई और अगस्त बराबर 30 के होते हैं, 31 के होते हैं। तो ना, अगर आपको नहीं पता कितने होते हैं, तो बेसिकली 4 महीने ऐसे हैं, 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। एक अप्रैल है, एक जून है, एक सितंबर है, और एक नवंबर है। ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। ठीक है, और अब बाकी जो महीने बच गए वो 31 दिन के हैं। कौन कौन से? 7 मंथ रिमेनिंग, जो बाकी बच गए ना, इसके अलावा जो भी बच गया, अप्रैल जून सितंबर नवंबर और फरवरी के अलावा जो महीना भी बच गया, वो हर महीना 31 दिन का होता है। और जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जिनमें लगातार 2 बार 31 दिन आते हैं। फिर हम बात करते हैं सालों की। तो साल जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कौन सा? लीप ईयर, लीप ईयर। और दूसरा कौन सा? नॉर्मल ईयर। तो पहले मैं नॉर्मल ईयर डिस्कस कर देता हूं। पहला होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर कौन सा साल? जिसमें 365 दिनों की बात होती है। ठीक है, जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और अगर इसको हफ्तों में डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स होते हैं, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है। मतलब जब आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 के 52 हफ्ते बन जाते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, और कैलेंडर की भाषा में इस एक्स्ट्रा दिन को ओड डे कहते हैं। ओड डे
एक्स्ट्रा डे, या फिर आप इसको कह सकते हो कौन सा दिन, विषम दिन। ये विषम दिन ही जो है जिससे हम सारी कैलकुलेशन कैलेंडर की करने वाले हैं। दूसरा जो टाइप रहता है वो रहता है लीप ईयर। अब उस चीज को मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको कि जैसे मैंने बोला कि फरवरी जो है वो 28 और 29 की होती है, तो अगर 28 की फरवरी है तो वो होता है नॉर्मल ईयर, और अगर 29 की फरवरी है तो वो लीप ईयर। अब ऐसा क्यों होता है कि लीप ईयर आता है? तो असल में क्या है कि एक साल जो वो इतने दिनों का नहीं होता। कितने दिनों का नहीं होता? 365 दिनों का नहीं होता। असल में एक ईयर जो है ना वो होता है 365 डेज, एंड आपने देखा होगा 1/4 डे भी लिखा होता है, 1/4 दिन या फिर 6 घंटे। मतलब एक साल जो वो 365 दिन और 6 घंटे का माना जाता है। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, वैसे 5 घंटे 48 मिनट का होता है एक साल, ठीक है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। अब मुझे बताओ कि ये 6 घंटे को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बन जाएंगे? 24 घंटे। 24 घंटे मतलब क्या? एक दिन। और ये एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है हर 4 साल बाद। तो हर 4 साल बाद जो है वो कितने दिन आते हैं? 366 दिन आते हैं। 366 दिन मतलब 52 हफ्ते, और एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कुल मिला के कोई भी साल लीप कहलाता है अगर वो किस से भाग हो जाए? 4 से भाग हो जाए, ठीक है। अगर कोई साल 4 के पहाड़े पे भाग हो जाता है, ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपसे पूछता है कि नीचे दिए गए सालों में से कौन सा साल लीप ईयर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो 4 से भाग हो जाए। पर ना एक एक्सेप्शन है, कब? जब हम सेंचुरीज पे आते हैं, ठीक है। जब हम किस पे आते हैं? सेंचुरीज पे आते हैं। हम आते हैं सदियों पे। किस पे आते हैं? सदियों पे आते हैं। जब हम सदियों की जब बात करते हैं तो उस केस में एक प्रॉब्लम आती है। वो क्या आती है वो मैं इस क्वेश्चन से क्लियर करता हूं आपको कि क्वेश्चन है 2028, 2036, 2039, 2044, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दिए गए सालों में से कौन सा साल लीप ईयर है, तो उसके लिए आप ये पहला बेसिक फंडामेंटल यूज करोगे कि 4 से भाग करके देख लेते हैं। अगर पिछले दो, अब मैं आपसे आपको डिस्कस करूं, अगर मैं शॉर्ट बताऊं कि कोई भी साल या कोई भी नंबर जिसके पिछले 2 अंक 4 से भाग हो जाते हैं ना, वो लीप ईयर, वो 4 से भाग होगा, पूरा भाग होगा। और अगर 4 से पूरा भाग हो गया तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो अब ये 4 से भाग होता है 28, 36 भी होता है, 44 भी होता है, ये नहीं होता, तो ये वाला साल हमारा क्या है? वो लीप ईयर नहीं होगा। अब ना एक दूसरा क्वेश्चन आता है इसी पे बेस्ड। अब इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या रहता है आपका? वो रहता है कि हमारे पास अगर इन सालों में से कोई एक साल लीप ईयर नहीं है तो एक सेंचुरी पे क्वेश्चन आता है। वो सेंचुरी पे क्वेश्चन क्या आता है वो मैं बताता हूं आपको कि हमारे पास अगर ये लिखा है, आपके पास सपोज करो उसने लिख दिया 2400, 2700, 3200 और 4400। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। आपसे अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, ठीक है, ऊपर दिए गए सालों विचों केड़ा साल लीप साल नहीं है, ऊपर दिए गए सालों में से कौन सा साल लीप वर्ष नहीं है। तो अब ऐसे केस में प्रॉब्लम पता है क्या रहती है? ऐसे केस में प्रॉब्लम रहती है कि अगर नहीं है, अगर आप 4 से भाग करते हो, अगर आप इन सारों को 4 से भाग करते हो तो ये असल में सारे के सारे 4 से भाग हो जाते हैं। 2404 से भाग हो जाएगा, 2704 से भाग हो जाएगा, 3204 से भाग हो जाएगा, 4404 से भाग हो जाएगा। और आप कहेंगे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? उसने क्वेश्चन तो पूछा है कि हेठा दिए गए सालों विचों केड़ा साल लीप साल नहीं है, नीचे दिए गए सालों में से कौन सा साल लीप वर्ष नहीं है। तो भाई सारे 4 से भाग हो रहे तो लीप वर्ष कैसे नहीं होगा? असल में सेंचुरीज की बात जब आती है, सेंचुरी मतलब 100 सालों का टाइम, सदी, तो जब भी सेंचुरी ईयर आए, ये सेंचुरी ईयर है, जिनके पीछे 00 लगा हुआ वो सेंचुरी ईयर है। और अगर आपके पास कोई सेंचुरी ईयर आए
और आपको पता करना है कि वो लीप साल है कि नहीं, तो आपको 4 से नहीं बल्कि 400 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर वो साल 400 से भाग हो गया तो वो लीप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये 400 से भाग होता है, ये 400 से भाग होता है, ये 400 से भाग होता है, पर ये 400 से भाग नहीं होगा। 2700 400 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब 2700 जो है वो क्या है, वो एक लीप ईयर नहीं है। तो सबसे बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जीरो लेवल जिसको मैं कहता हूं, तो वो क्या है, लीप ईयर पूछने का क्वेश्चन। तो आपको कुल मिला के ये बात क्लियर हो गई होगी कि कोई भी साल लीप कहलाता है, ठीक है, कोई भी साल लीप कहलाता है अगर वो 400 से भाग हो, और एक सेंचुरी लीप कहलाएगी। एक सेंचुरी लीप अगर 4 से भाग हो तो नॉर्मली लीप होता है कोई साल, और अगर सेंचुरी देखनी है कि वो लीप है कि नहीं, तो वो 400 से भाग होनी चाहिए, तभी एक सेंचुरी लीप सेंचुरी जो है वो कहलाती है, या फिर वो लीप ईयर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें पार्ट क्या आता है वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। मतलब कैलेंडर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस किस तरीके से पूछा जाएगा। बहुत कुछ चीजें रहती है कैलेंडर में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कैलेंडर में जिनके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल टू बढ़िया एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या हमने देखा कि लीप ईयर का रहता है, कि आपको कोई साल लिख के दे देगा ऑप्शन में और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा साल लीप है, कौन सा साल लीप नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं चलता हूं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन पे। मतलब उसको वन टाइप अगर हम कहते हैं लीप साल वाले को, नॉन लीप साल वाले को, तो लीप है कि नहीं है वो 4 से भाग डिवाइड करके पता चलेगा, अगर सदी हुई तो 400 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बेसिक लेवल पे क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस करता हूं कि इफ टुडे इज मंडे, if today is Monday, find the day after 63 5 days from today। वो आपसे कह रहा है कि अगर आज, वो आपसे कह रहा है कि अगर आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है, आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से 65 दिन बाद, आफ्टर लगा हुआ है, आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए मैं बेसिक आपको बताता हूं। पहले हम एक बेसिक सी बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो दिन है, कोई भी है, मंडे संडे जो मर्जी मान लीजिए, मैं आपसे पूछूं कि आज वाला दिन फिर कब से आएगा, तो आप नॉर्मली कह देते हो कि हफ्ता 7 दिन का होता है, तो 8वां दिन फिर से वही सेम आएगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, आज जो दिन होगा वो 8वां दिन भी वही होगा। आज मंडे है तो 8वां दिन भी मंडे होगा, फिर 8 के बाद 15वां दिन भी मंडे होगा, 15 के बाद 22वां दिन भी क्या होगा, वो मंडे होगा, और 22 के बाद में 29वां दिन भी क्या होगा, वो मंडे होगा। ठीक है, इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि 7 के बाद में 8 आता है, 15 के बाद में 14 आता है, 21 के बाद में 22 आता है, और 28 के बाद में 29 आता है। ये सारे के सारे वो नंबर हैं, ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो 7 से भाग होते हैं। मतलब हर 7 से डिवाइड होने के बाद वाला नंबर, हर 7 से डिवाइड होने वाले नंबर के बाद वाला जो दिन होता है ना, वो सेम होता है। मतलब 28 के बाद में 29, 35 के बाद में 36, 42 के बाद में 41, मतलब 7 से डिवाइड हो गया, उसका तुरंत बाद वाला दिन जो है वो कितने पे जाता है, ठीक है, सेम डे पे जाता है। तो अब उसने आपसे कहा 65, तो इसी तरह से मैं चलता जाऊंगा अगर, तो मुझे बताइए 63 दिन 7 से डिवाइड होते हैं, मतलब 63 7 से डिवाइड होता है, तो 63 के तुरंत बाद जो दिन आएगा 64th,
वो आप मुझे बताइए सेम होगा कि नहीं होगा, मंडे होगा कि नहीं होगा, मतलब 64वां दिन जो वो मंडे होना चाहिए ना, ठीक है। तो उसने पूछा आफ्टर 65, तो 65 दिन बाद क्या होता है, 66वां दिन। तो अगर 65 दिन बाद पूछा है तो 64वां दिन मंडे होगा, 65वां दिन ट्यूसडे होगा, तो 66वां दिन क्या होगा, वेडनेसडे होगा। मतलब कि आपका आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, वेडनेसडे रहने वाला है। मतलब कि अगर आज जो है वो आपके पास मंडे है, तो 65 दिन बाद जो दिन होगा वो क्या होने वाला है, वेडनेसडे होने वाला है। वेरी सिंपल एंड स्मूथ सी बात है कि वो वेडनेसडे होने वाला है, ठीक है। तो ये था कि अगर हमें कुछ दिनों के बाद का पूछे कि इतने दिन बाद क्या होगा। अब मैं आपसे कहूं कि 65 की बजाय वो आपसे कहे कि 190 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपली अगर इस चीज को समझना चाहते हो तो इसका सिंपल फंडा पता है क्या है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन के लिए भी बताऊं आपको, जैसे उसने 65 दिन, तो आपने पता क्या करना है, जो नंबर दिया है उसको 7 से डिवाइड करना है, और 7 से डिवाइड करने के बाद जितना बचता है, देखो अब इस चीज को कई बार कईयों को नहीं समझ में आता तो मैं बता देता हूँ। ये 65 को 7 से डिवाइड करोगे 63, ठीक है, 9 पे जाएगा, बचा कितना 2। तो ये 2 जो एक्स्ट्रा बचा ना, जिसको हम कैलेंडर की भाषा में ओड डे कहते हैं, वैसे शेष फल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं जो बाकी बचता है, ठीक है, या फिर बाकी कहते हैं, या फिर इसको कैलेंडर की भाषा में ना ओड डे कहते हैं। ओड डे इसलिए कहते हैं कि जो हफ्ते से कम या ज्यादा दिन है। देखो 63 दिनों तक हफ्ते पूरे हो जाएंगे, 9 हफ्ते, ठीक है। इस 9 का मतलब क्या है, हफ्ते। ये 9 हफ्ते पूरे हो गए, ठीक है, 9 हफ्ते पूरे हो गए, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो आप कहोगे 7 जो है वो पे दिन कंप्लीट होता है हफ्ता, तो 2 दिन आगे जाओगे, किससे, जो दिन दिया है ना उससे 2 दिन आगे चले जाओ, तो मंडे से 2 दिन आगे जाओगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली रहने वाला है, और यही हमने निकाला था वहां पे, ठीक है। तो वेडनेसडे रहने वाला है। तो कुल मिला के यहाँ से आपने क्या सीखा कि कुछ ज्यादा नहीं करना, जो नंबर दिया उसको 7 से डिवाइड करना है, जितना बचे उतने दिन आगे चले जाना है दिए हुए दिन से। तो अब इसमें देखें, जैसे वो कह देता है कि आज जो है वो मंडे की बजाय सपोज करो ट्यूसडे कह दिया, ठीक है, आज ट्यूसडे है, ठीक है, आज ट्यूसडे है, और आज से 190 दिन बाद क्या होगा। तो करना क्या आपने, 190 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, 2 पे गया 14, ठीक है, 5 0 49, 7 पे गया, ठीक है, तो 7 पे गया तो ये 49, बचा कितना, 1 दिन। तो 1 दिन आगे जाना है, तो अगर आप ट्यूसडे से 1 दिन आगे जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। मतलब जो आपको दिन दिया है उससे उतने दिन आगे चले जाना जितना बाकी बचता है। तो सिंपल फंडा है कि दिए हुए नंबर को डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको जो है वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा दिन जो है वो डिमांड कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर है ये बात। तो चलिए नेक्स्ट, हम इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा चेंज कर देता है, और क्या पूछता है कि इफ टुडे इज फ्राइडे, if today is Friday, find 87th day from today। अब इसमें और उस क्वेश्चन में फर्क देखिए आप, बिल्कुल मामूली सा फर्क है। उसमें क्या लगा था, आफ्टर लगा था, इसमें आफ्टर नहीं लगा। इसमें उसने पूछा क्या है, 87वां दिन पूछा है, 87th डे एग्जैक्ट डे पूछा है, आफ्टर भी नहीं लगा, बिफोर भी नहीं लगा। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर मान लो कि वही क्वेश्चन बिफोर में आ जाता, वही वाला, चलो मैं इसके बाद करता हूँ, पहले हम यही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं है, अब आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा नंबर देखो जो इसके पास में 7 से डिवाइड होने वाला हो, ठीक है। तो आप कहोगे 84 पूरा डिवाइड होता है 7 से, तो आपको पता है कि अगर 84 पूरा डिवाइड होता है 7 से, तो जो 85वां दिन होगा वो सेम होगा, क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। 86वां दिन क्या होगा, सैटरडे होगा, और 87वां दिन पूछा है उसने तो क्या होगा आपका, संडे होगा।
बट अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि इस ना 87 को डिवाइड करते हैं 7 से और देखते हैं कि 3 बाकी बच गया और 3 आगे चले जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब आप 87 को 7 से डिवाइड करोगे तो 84 पूरा डिवाइड होता है, 3 बचेगा। और आपको भी मैंने पीछे क्वेश्चन सिखाया, आप उसी की थ्योरी लगा देते हो, उसी का कॉन्सेप्ट लगा देते हो, फ्राइडे से 3 दिन आगे चले जाते हो और आंसर मंडे आ जाता है और गलत हो जाता है। अब आप ना इस बात को ध्यान से समझिए, यहाँ मैंने आफ्टर नहीं लगाया, आफ्टर नहीं लगाया तो आप देखिए 1 और 2 ही दिन काउंट हुए हैं, तो मतलब वही वाला दिन पूछे तो आप जितना बाकी बचता है ना उससे एक कम करके आगे बढ़ना है, उसको एक कम करके आगे बढ़ना है। मतलब 3 बचा तो एक कम करके मतलब 2 आगे बढ़ोगे, 5 बचा तो 4 आगे बढ़ोगे, 6 बचा तो 5 आगे बढ़ोगे, 2 बचा तो 1 आगे बढ़ोगे, 1 बचा तो 0 आगे बढ़ोगे। तो मतलब जितना बाकी बचता है उससे एक कम आगे बढ़ना है, तब वो आंसर आएगा। तो इसका मतलब फ्राइडे से 2 आगे बढ़ना है, तो 2 आगे बढ़ना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे प्लस 2 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, संडे आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर रहने वाला है जब इसमें कुछ भी ना लगा हो आफ्टर या बिफोर। अब मान लो कि अगर वो आपसे पूछे कि 2 डेज, सपोज करो संडे लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया एक तरह से ये। इफ टुडे इज संडे फाइंड 87, फाइंड द डे 87 डेज, फाइंड 87 डेज, या चेंज कर देता हूं मैं, फाइंड द डे (43 days before today। कि अगर आपसे वो बिफोर लगा दे, पहले में आफ्टर लगाया था मैंने, फिर कुछ नहीं लगाया और फिर अब बिफोर लगा दिया मैंने, तो जब बिफोर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर मतलब पहले की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हो जाएगा कि 43 है, 43 को डिवाइड करना है 7 से, पूरा डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। पर ध्यान रखना अब आफ्टर की बात नहीं हो रही है, अब बिफोर की बात हो रही है, पहले की बात। तो सेम फंडा है, बट बिफोर की बात हो तो माइनस करना है, आफ्टर की बात हो तो प्लस करना है। अब आंसर क्या है, 1, तो 1 माइनस करोगे आप, भी 1 पीछे जाना है, आज की डेट से 43 दिन पीछे जाके कौन सा दिन था। अगर आज का दिन संडे है तो आज का दिन अगर संडे है तो आप कहोगे 1 दिन पीछे जाएंगे, 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं इसकी समरी करूं तो अगर आपके पास डे पूछे, ठीक है, कोई दिया हुआ डे पूछे, या फिर बिफोर पूछे, या फिर आफ्टर पूछे, ये 3 बातें मैंने डिस्कस करी अब तक। आफ्टर वाले में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जो बाकी बचता है, ठीक है, और बिफोर वाले में सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बिफोर अगर आए तो पीछे लेके जाना है, घटाना है, ठीक है। और अगर सेम डे पूछे, सेम डे पूछे तो आपने बाकी जो बचा उसमें से एक कम घटा के फिर आगे पीछे बढ़ना है। मतलब कि बाकी जितना बचता है, जैसे अभी पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया था कि जितना बाकी बचता है उससे एक कम करके फिर आगे जाना है। अगर तो पूछे कि आज से 180वां दिन क्या होगा, आज से 120वां दिन क्या होगा, आज से 90वां दिन क्या होगा, आज से 25वां दिन क्या होगा, अगर आगे जा रहे हो तो ऐड करना है। और अगर पूछ ले कि आज से पहले, आज से पहले 90वां दिन क्या था, ठीक है, तो आज से पहले 90वां दिन क्या, आज से 90वां दिन पहले क्या था, तो वो बिफोर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो मतलब कि आपने क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंग देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कि क्या क्वेश्चन में आफ्टर लगा है, क्या क्वेश्चन में बिफोर लगा है, या फिर क्वेश्चन में दोनों ही नहीं लगे। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर या टाइप नंबर 3 पे, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट टाइप में क्या क्वेश्चन पूछ लेता है वो, उससे पहले मैं आपको 2 नोट करवाता हूँ, उन्हीं नोट पे बेस्ड हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन जो है टाइप नंबर 3 में क्या है, उससे पहले मैं आपको 2 नोट लिखवाता हूँ। पहला नोट,
नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या कहता है? फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ अ नॉर्मल ईयर इज ऑलवेज सेम। क्वेश्चन में कह रहा है, या इस नोट में कह रहा है कि किसी भी साधारण वर्ष का, हिंदी में बताता हूं, कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी, ठीक है, एंड लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन जो वो बराबर होते हैं। बराबर मतलब अगर किसी साधारण वर्ष का पहला दिन संडे है ना, तो उसका लास्ट डे भी संडे होने वाला है, ठीक है। देयरफॉर न्यू ईयर स्टार्ट्स विद 1 डे अहेड, ठीक है। तो इसलिए जो इसके बाद आने वाला नया साल है वो 1 दिन आगे से शुरू होगा। अब इस 1 दिन आगे का मतलब क्या है कि अगर साल संडे को खत्म हुआ है तो नया साल किससे शुरू हो जाएगा? मंडे से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। 1 दिन, कितने दिन? 1 दिन आगे, 1 दिन आगे से शुरू होगा, ठीक है। दूसरा नोट नंबर 2, ठीक है। लास्ट डे of a leap year, last day of a leap year is 1 ahead of first day। मतलब लीप साल का पहला दिन मतलब कि जो है the last day of the leap year is 1 ahead that of first day, मतलब कि जो 1 जनवरी है उससे आखिरी जो दिन होगा कौन सा? 31 दिसंबर, किसी भी लीप साल का वो 1 दिन आगे होगा। मतलब कि अगर 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे होगा। तो देयरफॉर न्यू ईयर, जो नया साल है वो शुरू होगा स्टार्ट बाय 2 days अहेड। अब ये 2 days अहेड से क्या मतलब है? 2 days अहेड से मतलब है कि अगर पिछले साल की 1 जनवरी, अब मैं ना इन दोनों चीजों को आपको क्लियर करता हूँ कि क्या है, एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूँ। ये इधर करता हूँ मैं एग्जाम्पल लेके क्लियर, कि अगर सपोज करो कि आपके पास 1 जनवरी जो है वो 2021 है, ठीक है, और उस 1 जनवरी 2021 को मंडे था, ठीक है। तो 31 दिसंबर जो है वो 1 जनवरी को क्या होगा? 31 दिसंबर जो है वो 2021 को क्या होगा? वो 2021 को 1 दिन का फर्क भी नहीं पड़ेगा, मंडे ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि साधारण साल का पहला दिन आखिरी दिन सेम होता है। तो इस वजह से जो नया साल होगा अगर उसकी 1 जनवरी कंपेयर करें इसकी 1 जनवरी से, तो 2022 की जो 1 जनवरी होगी वो क्या होगी? ट्यूसडे होगी। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारे पास 1 साल से अगले साल में 365 दिन आगे जाने से 1 दिन का फर्क पड़ता है। तो इस पूरी थ्योरी का कंक्लूजन क्या है कि मेरे पास जो नॉर्मल ईयर की बात मैं कर रहा हूँ पहले पॉइंट में, नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं? 365 दिन। हफ्ते कितने होते हैं? 52, ठीक है, और 1 दिन। तो कुल मिला के इस 1 दिन की वजह से आगे चले जाते हैं 1 दिन। तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर हम 365 दिन क्रॉस करेंगे ना तो 1 दिन का फर्क पड़ता है। ये कंक्लूजन निकला इससे कि अगर आप 365 दिन क्रॉस करते हो तो 1 दिन का फर्क पड़ जाता है। अब यही अगर लीप ईयर की बात करें, मान लो कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2020 की बात करते हैं, 1 जनवरी 2020 को मान लो मंडे था, तो जो 31 दिसंबर होगा ना 2020 का, वो 1 दिन आगे होगा, पहले दिन से ट्यूसडे होगा। अगर ये मंडे है तो उसका कारण ये है
इस एक दिन का फर्क पड़ने का कारण क्या है कि बीच में क्या आ गई, 29 फरवरी आ गई, और इस 29 फरवरी की वजह से हमें एक दिन आगे जाना पड़ेगा। तो इसी का कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर 1 जनवरी 2021 की जो आएगी ना, वो 2 दिन आगे होगी, एक दिन ये आगे हो गया, ठीक है, और एक दिन नॉर्मली आगे होता ही होता है 365 की वजह से, तो इसका मतलब 2 दिन आगे हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में 2 दिन आगे अगर मैं लेके जाऊं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहने वाला है। तो कुल मिला के मेरे पास 2 कंक्लूजन निकले कि अगर 365 दिन क्रॉस करते हैं तो 52 हफ्ते और एक दिन, तो एक दिन का फर्क पड़ेगा। और अगर आप 366 दिन क्रॉस करते हो, मतलब लीप ईयर क्रॉस करते हो, जिसमें 29 फरवरी भी क्रॉस होती हो, ध्यान में रखना इस बात को, लीप लिखने से कुछ नहीं होता। अगर मैं 2024 लिख दूं तो उससे कुछ नहीं होगा, आपने डेट ध्यान में रखनी है भी क्या ये डे क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, 29 फरवरी क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर 29 फरवरी क्रॉस होगी तो 52 + 2, तो मतलब 2 डेज का फर्क पड़ जाएगा, 2 डेज आगे चले जाएंगे। तो 2 कंक्लूजन है ये, और इन्हीं दोनों कंक्लूजन पे बेस जो वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ ये सारे क्वेश्चन कि इनसे कैसे फर्क पड़ जाता है और इनको कैसे हम जो वो सोल्व करेंगे, बहुत टाइम ना लेके कम समय में कैसे सोल्व करोगे आप इन चीज़ों को, मतलब कि बहुत ही मिनिमम टाइम में कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा। अब क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ इस टाइप का। तो क्या है कि अगर वो आपसे कहता है कि इफ 29th of April 2015-14 is Wednesday, find the day on 29th April 2015। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने एक बार, कि वो कह रहा है कि अगर 29 अप्रैल को, अगर 29 अप्रैल को 2014 में बुधवार है तो 29 अप्रैल 2015 में क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ जाते वक्त एक दिन का फर्क पड़ जाएगा। अब ना आप उस चीज को ऐसे समझो कि आप कहोगे ये तो अप्रैल आ गया, तो वो 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 में जाने का जो एक दिन का फर्क था ना, वो यही बताता है कि जब हम सेम डेट से सेम डेट में लीप ईयर क्रॉस करके जाते हैं तो एक दिन का फर्क पड़ता है। और यही एक दिन का फर्क जो है वो हमें क्लियर करता है कि अगला दिन क्या होगा। और अगर ये वाला डे वेडनेसडे है तो ये वाला डे क्या होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, ये वाला डे थर्सडे होगा। तो ये तो एक बार सिंपल मैंने जस्ट जो वो इसमें बता दिया कैलकुलेशन को। ठीक है, अब मैं इसको आपको और क्वेश्चंस में, लेंदी कैलकुलेशंस में लेके जाऊं और क्वेश्चंस की। तो जैसे मान लो कि आपसे बोला जाए कि 5 मई 2017 को जो है वो संडे है, और आपसे पूछे कि 7th of May, ठीक है, और 2020 क्या होगा, 2020 क्या होगा आपसे पूछ, मतलब मैं इसी में क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। अब स्टेटमेंट तो ऐसी होगी, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन का वैल्यू लिखूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे कि वो दिन क्या पूछा और बताना कैसे और क्या होगा। ठीक है, अब उसने बोला कि 5 मई 2017 को संडे है। अब ना मुझे आप ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे 7 मई पे जाना है, मुझे किस पे जाना है, 7th of May पे जाना है और 2020 में जाना है। ठीक है, अब 2017 से आप 2018 में जाओगे 5 मई पे ही, तो कितने दिनों का फर्क पड़ेगा। तो आपको कहना चाहिए एक का, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि साधारण साल से साधारण साल में जब 28 फरवरी ही क्रॉस करें, 365 दिन ही क्रॉस करें तो एक दिन का फर्क पड़ता है। तो अगर ये संडे होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन आगे मंडे हो जाएगा। इसी तरह से मैं 2019 में आगे बढ़ूंगा, 19 में आगे बढ़ूंगा तो भी एक ही दिन का फर्क पड़ेगा, तो ये भी एक दिन का फर्क पड़ेगा।
तो ये मंडे है तो ये क्या होगा आपका ट्यूसडे होगा, ये वाला ट्यूसडे होगा। फिर अब 2019 से 2020 में जाओगे तो अब कितना फर्क पड़ेगा। अब देखो आप लीप ईयर में एंटर कर रहे हो, अब डेट देख लेना 7 मई है, 7 मई है तो आपको 29 फरवरी तो क्रॉस करनी पड़ेगी। 29 फरवरी क्रॉस करोगे तो 366 दिन क्रॉस हो जाएंगे, 366 दिन क्रॉस हो जाएंगे तो आपको कितना आगे जाना पड़ेगा, 2 दिन आगे जाना पड़ेगा। ये ट्यूसडे है तो वेडनेसडे थर्सडे, मतलब कहने का मतलब क्या आने वाला है, इसका दिन थर्सडे आने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़िए, पीछे जाइए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा करने से मैं 7 मई पे नहीं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा 5 मई पे। भाई ध्यान रखना ये बात, ये ध्यान रखना, गलती मत करना ये कि आप थर्सडे लिखो और आगे बढ़ जाओ आंसर दे दो। ऐसा करने से 5 मई, क्योंकि सेम डेट से सेम डेट पे पहुंचते हैं इस कैलकुलेशन से जो मैंने बताई है, 1 दिन और 2 दिन वाली। पर उसने पूछा 7 मई क्या होगा, अब 7 मई क्या होगा तो आपको 2 दिन और आगे जाना पड़ेगा, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये वाला दिन जो होगा वो क्या होगा भाई, शनिवार होगा। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या है इसका, शनिवार। कब, जब 5 मई 17 को संडे है तो 7 मई 2020 को क्या होगा, सैटरडे होगा। तो आपको जो भी वैल्यू दी है ना उसके अकॉर्डिंग आप आगे जा सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं, आप कैसा मर्जी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। अगर आपसे वो कहे कि 13 अप्रैल 2016 को जो है वो फ्राइडे था, ठीक है, और आपसे पूछे कि ये बताओ भाई 10 अप्रैल 2011 को क्या होगा, 10 अप्रैल 2011। अब एक बात ध्यान रखो, 13 पूछा दिया था, 10 पे ले गया तो 3 दिन पीछे तो यूं ही जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सेम डे पे काम करती है। सेम डे कैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 13 अप्रैल 2000 अब 16 में है, जाना किस में है, 11 में जाना है आपको। अब 11 में जाना है तो पीछे जाना होगा, पीछे जाना होगा तो आप क्या करोगे, पहले 15 में जाओगे, 15 में जाओगे तो अब मुझे अब बताओ आप लोग कि 15 में जाओगे। अब ना मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अलग कराता हूँ, पहले 11 की बात नहीं करते हम ना पहले बात करते हैं 16 से 2021 की बात करते हैं। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। पहले हम 2016 पे नहीं जाते, पहले हम जाते हैं 2016 से 11 में ना जाके 2016 से 2021 में जाते हैं। अब 2021 में जाने से क्या होगा, दो बातें ध्यान में रखिए कि आप ना ऐसा करने से 13 अप्रैल 2017 में जाओगे। अब 2017 प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट के साथ कि वो 2016 को लीप कंसीडर कर लेता है। नो डाउट 16 लीप है, पूरा है अगर तो, बट ना मुझे अप्रैल से चलना है। अब मुझे अगर अप्रैल से चलना है तो मैं फरवरी काहे जाऊंगा, मतलब फरवरी 29 फरवरी क्यों क्रॉस होगी, होगी नहीं। तो 16 से 17 में जाओगे तो एक ही दिन का फर्क पड़ना चाहिए, एक दिन का फर्क पड़ना चाहिए, कहने का मतलब 2016 से 2017 में एक दिन का फर्क पड़ेगा तो ये शनिवार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप 13 अप्रैल में जाओगे, कितने पे, 13 अप्रैल पे जाओगे और आप जाओगे 2018 में। अगर आप 2018 में जाओगे 13 अप्रैल से तो अब भी एक दिन का फर्क पड़ेगा, एक दिन का फर्क पड़ेगा तो ये सैटरडे तो ये संडे हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 13 अप्रैल में जाओगे 2019 में, 2019 में जाओगे तो ये संडे से मंडे हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जाओगे 2020 में, 2020 में जाओगे तो एक दिन का फर्क इधर, एक दिन का फर्क है, तो मंडे से ये ट्यूसडे होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं 13 अप्रैल 2020 में एंटर करूंगा तो एक बढ़ना चाहिए कि दो, तो ऑब्वियस है दो बढ़ने चाहिए क्योंकि इस बार मैं फरवरी क्रॉस करूंगा, तो दो बढ़ने चाहिए, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। ठीक है, फिर 13 अप्रैल 2021 में एंटर करूंगा, 21 में एंटर करूंगा तो मेरा एक दिन का फिर फर्क पड़ेगा, अब दो का नहीं पड़ेगा तो वेडनेसडे, तो ये थर्सडे हो जाएगा। अब आप देखिए इतना सारा कुछ करने के बाद मैं थर्सडे पे पहुंचा, बट मुझे ऐसा करने से डेट जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 13 अप्रैल मिलेगी।
पर मुझे जाना कहाँ है 10 अप्रैल, तो आप 3 दिन पीछे भी जाओगे ना फिर, तो 3 दिन पीछे जाओगे तो वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ठीक है। तो ये दिन क्या रहने वाला है आपका, मंडे रहने वाला है भाई, ठीक है। अब ना इस पूरी कैलकुलेशन को मैं एक लाइन में ख़त्म करनी सिखाता हूँ आपको, इस पूरी कैलकुलेशन को एक लाइन में ख़त्म करनी सिखाता हूँ, कैसे आप इस पूरी कैलकुलेशन को एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा ना खींच के। देखो क्या है, 13 अप्रैल 2016 दिया था, और दिया क्या था आपको, जो भी मतलब दिया था अभी, फ्राइडे दिया था, है ना, फ्राइडे दिया था, नहीं मंडे दिया था, चलो जो भी दिया था उसके अकॉर्डिंग चल लेना, ठीक है, मंडे दिया था। अब 13 अप्रैल को ये दिया, और आपसे पूछा क्या है 10 अप्रैल को क्या होगा, और पूछा कब का है 2021 का पूछा है पहले, क्या होगा। तो कुछ खास नहीं करना, आप मुझे बताओ 2015-16 से 21 तक साल कितने बनते हैं, 5 साल बनते हैं। 5 साल कौन कौन से, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, 5 साल बनते हैं। अब 5 साल में हर साल में एक दिन तो आगे बढ़ना ही होगा, हर साल में अगर 365 दिन आएंगे ही आएंगे 365 दिन, तो एक एक तो आगे हर साल में हर बार बढ़ेंगे ना, तो एक 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 करके 5 सालों का 5 दिनों का फर्क ये पड़ जाएगा। अब आप देखो कि 16 से 21 में लीप ईयर कितने आए, तो 2020 ही एक साल है ऐसा जो लीप ईयर आया। ध्यान रखना 2016 को लीप यहाँ नहीं काउंट कर पाएंगे, क्योंकि अप्रैल में घूम रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो 2020 लीप आया तो क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। बट इतनी सारी कैलकुलेशन से हम पहुंचेंगे कहाँ, 10 अप्रैल पे नहीं पहुंचेंगे, ये सेम डेट से सेम डेट का काम करती है, तो 13 अप्रैल पे पहुंचेंगे। अब मुझे 13 अप्रैल नहीं पहुंचना, मुझे वापस 10 अप्रैल पे जाना है, तो आप कहोगे 3 और घटा दो भाई, तो 3 और घटाएंगे तो बचा क्या, 6 में से 3 गए 3, तो कुल मिला के 3 ही दिन आगे जाना है। तो अगर मंडे से मैं 3 दिन आगे जाऊंगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपका एग्जैक्टली आंसर क्या आ गया, थर्सडे आ गया। अगर वो वहाँ पीछे कुछ मैंने और डे लिखा होता था तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो थर्सडे आपका जो वो इसका आंसर रहने वाला है। तो कुल मिला के ये सिंपल एंड स्टीक कैलकुलेशन है कि आप देखो कि कितने साल आगे बढ़ रहे हैं और बीच में लीप ईयर कितने आ रहे हैं, और डेट जो है वो क्या चेंज तो नहीं है क्या। डेट अगर सेम हो तो बहुत अच्छी बात है, चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग भाई आपको प्लस और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेथड तो आपको सेम डेट पे ही लेके जाता है, ठीक है, सेम डेट के ही कंक्लूजन निकालता है ये, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने पूछा था कि अगर आपके पास, मैं बैक डेट वाले अब क्लियर करता हूँ आपको, अभी जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लूँ कि अगर 8 अगस्त को 8 अगस्त को 2013 में जो है वो आपका सैटरडे, ठीक है, सैटरडे है, और मैं आपसे पूछ लूं कि आप ये बताओ भाई 10 अगस्त 10 अगस्त 2007 को क्या होगा, 10 अगस्त 2007 को क्या होगा। तो क्या करना है भाई, ऐसा करने से आप 8 अगस्त आगे जाओगे और 2012 में आओगे। अब मुझे बताओ जब आप अगस्त से जा रहे हो पीछे ऐसे और 13 होते हुए आप 2008 के अगस्त में जा रहे हो, 2012 के 8 अगस्त में जा रहे हो, तो मुझे बताओ कि आपने क्या किया, पीछे बढ़े पीछे बढ़े पीछे बढ़े, दिसंबर में पहुंचे 12 के, अगस्त तक पहुंचे, तो फरवरी तो अब तक नहीं आया, फरवरी तो अब तक नहीं आया, तो एक दिन का फर्क पड़ेगा। अब ये एक दिन का फर्क आगे का होगा कि पीछे का, अब क्योंकि पीछे जा रहे हैं तो -1 होगा। अब फिर बात करते हैं 8 अगस्त की 2011 की, अब इस 12 की फरवरी भी आएगी, तो फरवरी भी आएगी तो पीछे 2 जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से 8 अगस्त में बात करूं 2010 की, तो इसमें भी क्या है, एक दिन का फर्क। 2009 की, इसमें भी क्या है, एक दिन का फर्क। 2008 की, इसमें भी एक दिन का फर्क, क्योंकि ध्यान रखना अगस्त में ही जा रहे हैं, तो 2008 की अभी तक फरवरी नहीं आई है। बट अब जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 फरवरी आ जाएगी 29, तो हमें 8 से 7 जाते वक्त 2 दिन कम करने होंगे। अब ऐसा करने से आप पहुंचोगे कहाँ, आप पहुंचोगे ऐसा करने से 8 अगस्त पे पहुंचोगे, कौन से साल के, 2007 साल के।
कितना पीछे जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे जाना है। बट आपको जैसे मैंने बताया है कि 8 पीछे जाने से कुछ नहीं होने वाला। 8 पीछे जाने की बजाय मुझे ये 2 दिनों को भी देखना है। मुझे 2 दिन आगे 8 अगस्त 8 पीछे जाने से मैं पहुंचूंगा 8 अगस्त पे, मुझे पहुंचना है 10 अगस्त पे। तो 10 अगस्त पे पहुंचना है तो आपको 2 ऐड भी करना होगा। जब आप 2 ऐड करोगे तो ये 2 प्लस और ये 2 माइनस खत्म कर दूं मैं, क्योंकि 8 अगस्त पे पहुंचे 10 पे पहुंचना है तो 2 आगे चले जाओगे। अब कुल मिला के बचा क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मुझे 6 दिन पीछे जाना है। तो अब ना एक और नई बात ऐड करने वाला हूं मैं कि अगर आपसे कोई बोले कि 6 दिन पीछे जाओ, 6 दिन पीछे जाने की बजाय अगर आप एक दिन आगे भी चले जाते हो ना तो सेम डे ही आता है। क्यों? क्योंकि हफ्ता 7 दिन का एक साइकिल है, ठीक है, मतलब 7 डेज में कंप्लीट होता है वो। तो आप 6 पीछे जाओ और 1 आगे चले जाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम डे आएगा। इसी तरह से 5 दिन पीछे जाना, 2 दिन आगे चले जाना, एक ही बात है। 4 दिन पीछे जाना, 3 दिन आगे चले जाना, एक ही बात है। तो कुल मिला के ये प्लस माइनस पे काम करता है। अगर यही उल्टा हो जाए, मान लो कि 6 दिन आगे जाना है, 6 दिन आगे जाना है तो आप 1 दिन पीछे चले जाओ। 5 दिन आगे जाना है तो 2 दिन पीछे चले जाओ। 4 दिन आगे जाना है तो 3 दिन पीछे चले जाओ, सेम आंसर आने वाला है। मतलब कि 7 दिनों का साइकिल है तो वो वैसे ही टोटल 7 के टेबल पे चलता है, ठीक है। तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। तो कुल मिला के 6 दिन पीछे जाने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, 1 दिन आगे चला जाना चाहिए। तो संडे सैटरडे से अगर 1 दिन आगे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा आपका, संडे आ जाएगा। अगर 8 अगस्त 2013 को शनिवार है तो क्या है आपका 10 अगस्त 2007 को क्या होगा, संडे रहने वाला है, ठीक है। तो अब ना ये इस टाइप में मैंने ऑलमोस्ट जो चीजें पूछी जाती हैं वो डिस्कस कर दी। अब इसको मैं एक समराइज करके आपको 3 रिजल्ट लिखाता हूं जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। इसकी पूरी अगर हम समरी देखें सारे की, तो एक बात तो मैंने आपको ये बताई कि जो लीप ईयर नॉर्मल ईयर क्रॉस करते हैं तो 1 दिन का फर्क पड़ता है, मतलब 365 दिन क्रॉस करने से 1 दिन का फर्क पड़ता है। और अगर मैं लीप ईयर क्रॉस करूं तो 2 दिन का फर्क पड़ता है, मतलब 366 दिन का फर्क पड़ता है। अब वो आगे जाना है पीछे जाना है वो आप देख लीजिए। अब उसके बाद 3 चीजें नोट करिए, इसके ऊपर बेस्ड जो वो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार डायरेक्ट। तो वो पहला रिजल्ट क्या है, अ लीप ईयर repeat its calendar after a leap year repeat its calendar after 28 years। एक साधारण साल जो है ना वो अपने कैलेंडर को 28 सालों के बाद दोहराता है। एक लीप ईयर अपने कैलेंडर को 28 सालों के बाद दोहराता है, ठीक है। ए लीप ईयर रिपीट इट्स कैलेंडर आफ्टर 28 ईयर्स, ठीक है। दूसरा रिजल्ट इसमें रहेगा वो क्या है, अ नॉर्मल ईयर रिपीट इट्स कैलेंडर आफ्टर 11 ईयर्स। और एक साधारण साल अपने कैलेंडर को 11 सालों के बाद दोहराता है। तीसरा और एक्सेप्शनल पॉइंट स्टार बना रहा हूं कि एक्सेप्शनल है ये, अ नॉर्मल ईयर which is immediate, a normal year which is immediate after a leap year will repeat its calendar after 6 year। तो क्या है, ये 3 रिजल्ट निकले जो कुछ भी हमने डिस्कस किया। और ये डायरेक्ट आ जाता है कई बार कि पेपर में लिखा होता है कि 2000 साल फिर से कब अपने कैलेंडर को दोहराएगा, या फिर आपसे वो कह देगा कि 2000 साल में दीपावली जो है वो ना 28 तारीख को 28 नवंबर को
संडे को आई थी, ठीक है, जब संडे को है तो आपसे पूछेगा कब ऐसा होगा कि दीपावली फिर से 28 नवंबर को आएगी और संडे को आएगी। तो मैंने जो रिजल्ट लिखाया है कि अगर लीप ईयर हो तो वो 28 सालों से रिपीट करता है, तो इसका मतलब 2000 वाला कैलेंडर 28 सालों के बाद मतलब 2028 में रिपीट करेगा, ठीक है, एग्जैक्टली रिपीट करेगा। अब उसका लॉजिक मैंने इससे कैसे जोड़ा है तो वो देखो। अब मुझे बताओ कि 2000, मैंने कहा कि हर एक साल क्रॉस करने पे एक दिन का फर्क पड़ता है, तो 28 साल क्रॉस करोगे तो कितने दिनों का फर्क पड़ेगा, 28 दिनों का फर्क पड़ेगा। अब फिर हमने कहा कि लीप ईयर में 2 सालों का फर्क पड़ता है, 2 दिनों का। अब इन 28 सालों में मैंने लीप ईयर गिन तो लिए, उनका एक एक दिन तो गिन लिया। अब क्या मैं इन 2 दिनों का ऐसे नहीं लिख सकता क्या 1 + 1, तो ये एक दिन तो काउंट हो ही गया। अगर मैंने 365 मतलब ये 28 साल काउंट किए हैं तो उसमें 365 वाले साल भी काउंट हो गए, 366 वाले भी काउंट हो गए, और 300 अगर 66 आया तो उसमें 365 काउंट हुआ, तो इसका मतलब ये एक दिन तो काउंट हुआ ही हुआ, ये बच गया सिर्फ। अब मुझे ये देखना है कि 28 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे, तो 28 सालों में आप देख लेना 7 लीप ईयर आएंगे, तो 28 और 7 कितना हुआ 35, और अगर ये 7 से पूरा भाग हो गया ना तो बाकी क्या बचेगा 0, और अगर बाकी बचे 0 तो मैंने आपको बताया था कि डे क्या आ जाता है, सेम डे आ जाता है, कि अगर 7 के पहाड़े पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था 7 के बाद 8वां दिन सेम होगा, ठीक है, 14 के बाद 15वां दिन सेम होगा, 21 के बाद 22वां दिन सेम होगा, मतलब हर वो दिन जो 7 से भाग हो जाता है उसके तुरंत वाला डे रिपीट करता है अपने आप को। अब यहाँ बात करते हैं 11 वाली। अब मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि 2023 साल है, वो कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे 11 साल बाद रिपीट होगा। कब रिपीट हो जाएगा, 2011 जोड़ोगे तो इसमें 34। अब इसका भी क्या सीन है, 11 सालों में 11 दिन, तो 11 दिन तो वो हो गए आगे। अब आपने देखना है कि 23 से 34 तक लीप ईयर कितने आए, तो एक तो 24 लीप ईयर आएगा, एक 28 लीप ईयर आएगा और एक 32 लीप ईयर आएगा, तो 3 ही लीप ईयर आएंगे, तो 11 और 3 कितना हुआ 14, तो 14 होगा, तो इसका मतलब ये भी 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और 0 बाकी बचेगा, तो मतलब रिपीट हो जाएगा 11 साल बाद दिन। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, एक्सेप्शन और इसका मतलब क्या है कि कोई भी नॉर्मल ईयर, कोई साधारण साल जो तुरंत बाद, इमीडिएट आफ्टर मतलब तुरंत बाद, तुरंत बाद में आता है, किसके, लीप ईयर के। मतलब अभी जो साल चल रहा है ना अपना 2021, वो ऐसा ही साल है कि 20 के तुरंत बाद आने वाला नॉर्मल ईयर। ये ऐसे साल जो है ना वो 6 सालों से रिपीट हो जाते हैं, 2027 में रिपीट हो जाएगा। वैसा क्यों, क्योंकि 6 सालों के कितने दिन, 6 दिन, 21 और 27 6 साल जरूर हैं पर इसमें लीप ईयर एक ही आएगा, तो 7 आ गया, 7/7 फिर से 0 आ गया, तो इसका मतलब रिपीट कर जाएगा इस साल में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन दिए होते हैं, आपसे पूछता है कि ये साल का कैलेंडर कौन से साल के जैसा होगा, फिर से पूछता है। तो आपसे अगर कोई साल दिया है और आपसे पूछे कि कब ऐसा होगा कि ये सेम कैलेंडर आएगा, तो आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो चेक करो कि वो लीप ईयर है क्या वो सिंपल नॉर्मल ईयर है, या फिर वो ऐसी टाइप वाला नॉर्मल ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी और ऑप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज मैंने काफ़ी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस कर दिए हैं कैलेंडर के, और जो बेसिकली इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं अगली टाइप्स के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा आपको, तब तक के लिए नमस्कार।